नमस्कार मित्रों, आज का टॉपिक है इटावा औरैया के कायस्थ। तो ये एक इतिहास है जो वनफूल नामक आत्मकथा से मिली है, जिसके लेखक डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी जी हैं। तो आज हम देखेंगे कि उन्होंने इस पुस्तक में अपनी आत्मकथा में कायस्थों का क्या जिक्र किया है। तो बढ़ते हैं आगे। ये पुस्तक का फ्रंट पेज है, जो कवर पृष्ठ है वो है। तो उसमें कुछ अंश है, देखते हैं। तो इस पुस्तक का नाम वनफूल है। वनफूल एक आत्मकथा है, संस्मरण है, जो सच्ची कहानियों पर आधारित होता है। लेखक के जीवन से जुड़ी घटनाओं पे आधारित होता है, उसे संस्मरण कहा जाता है। तो देखते हैं त्रिपाठी जी क्या लिखते हैं। बीहड़ से घिरा मेरा क्योटरा गांव यमुना किनारे बसा है। क्योटरा केवट्रा केवटों के रहने का स्थान। केवटों का मतलब होता है मल्लाह। संस्कृत पाठशाला के बाहर टंगे नाम पट पर लिखा रहता है कैवर्त नगर इष्टिकापुरी। इष्टिकापुरी अर्थात इटावा। तो इटावा का जो पुराना नाम है वो इष्टिकापुरी था। अब यह गांव इटावा में नहीं आता है, औरैया जिला के अंतर्गत है। मेरे गांव में ककैया ईंटों से बनी कई हवेलियां, अनेक कुएं, अनेक विचित्र प्रकार के मंदिर हैं। गांव के पूरब और पश्चिम में बीहड़ है। दक्षिण की ओर यमुना नदी है। उत्तर की ओर कुछ खेत और कुछ बीहड़ हैं। इस ओर से यह जनपद के कुछ अंश से जुड़ा है। पूरब में गढ़ी थी, अर्थात छोटा किला पहले थी। फिर कायस्थ लोग तोपे लेकर आए, उन्होंने गढ़ी को ध्वस्त कर दी। तो कायस्थ लोग ने गढ़ी ध्वस्त की और गांव बसाया। उन्होंने पाठक, मिश्र और पांडे वंश के कान्यकुब्ज ब्राह्मणों को बसाकर उन्हें जमीन दे दी। कायस्थ लोग अपने पुरोहित ब्राह्मणों को तालागन करते और ब्राह्मण लोग उन्हें अपना छोटा राजा मानकर सम्मान देते। कायस्थों की कई हवेलियां हैं। इनमें अब चमगादड़ और अबाबिल अड्डा जमाए हुए हैं। तो हवेलियों में कोई रहेगा नहीं, तो वैसे ही हो जाएगा। गांव के ब्राह्मणों ने संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। स्थान कायस्थ जमींदारों ने दिया था। इसके पास पत्थर की पेटियां का शिव मंदिर है। इसमें ईंट और लोहा प्रयोग नहीं है। खेतों की ओर कुआं स्थित है। इसके लंबे हौज में चमड़े के पुर से खींचकर पानी भरा जाता है। इस प्रकार गर्मी में पशुओं की प्याऊ तैयार की जाती है। यह यमुना मील भर दूर है। यमुना यहाँ से जो है मील भर दूर है। सभी पशु वहां नहीं पहुंच पाते। अब देखते हैं दूसरे पृष्ठ में। पूरब के बीहड़ के डूह का मतलब टीला होता है। तो पहले जैसे घर बनते थे तो उनके जो खंडहर होते थे वो टीला रूप हो जाता था उनका, तो उसी को डूह बोला जाता है। तो लिखते हैं पूरब के बीहड़ के डूह के ऊपर 2 खंबे आज भी दिखाई देते हैं। ये बहुत ही मजबूत हैं। इनके चारों ओर छोटे छोटे कई डूह हैं, जो मेरी, झरबरी, करील, छयोकर, बबूल आदि पेड़ पौधों से आच्छादित रहते हैं। तो ये बहुत सारे पेड़ पौधों का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बबूल सुना था, लेकिन झरबरी, करील, छयोकर ये नहीं जाना था। तो ये सब पेड़ उसमें आसपास उगे पड़े हैं। पेड़ पौधों को बकरियां खा जाती हैं और इन्हें बढ़ने नहीं देती। जंगल के बीच बीच में कुछ पुरानी ईंट और चूड़ी के टुकड़े आदि पड़े रहते हैं। विश्वास नहीं होता कि यह बीहड़ कभी जीते जागते मानव से भरी गढ़ी थी। ध्वस्त गढ़ी से दूर हटकर एक शिवलिंग है। खेतों की ओर कुआं है, जिसके पास विशाल बरगद है। ये सभी किसी समय गढ़ी की सीमा के भीतर ही रहे होंगे, ऐसा इनका अनुमान है लेखक का। दक्षिण की ओर खेत पार कर हम यमुना की कगार पर पहुंच जाते हैं। खूब नीचे यमुना लेटी दिखाई देती है। यहाँ करमुखा घाट, स्नान घाट है, तो श्मशान घाट भी है। घाट के पास ऊंचे टीले पर बसा छोटा सा गोहानी गांव है। यह केवटों की बस्ती है। कुछ कान्यकुब्ज ब्राह्मण भी रहते हैं। पहले योग केवट क्योटरा रहते होंगे।
इसलिए हमारा गांव क्योटरा केवटों के रहने का स्थान कहलाया। हमारा गांव गौहानी वासियों के लिए शहर है। दस्यु फूलन देई का प्रेमी विक्रम मल्लाह गौहानी का ही था। गांव के चंबल जैसे खारों में फूलन देई राइफल और लाउड स्पीकर लिए घूमी है। हम देखते हैं अगला पृष्ठ। गांव के दक्षिण पश्चिम की ओर भदौरा घाट है। यहां पहुंचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर का बिहड़ी रास्ता पार करना पड़ता है। भदौरा घाट का लंबा चौड़ा विशाल मार्ग चट्टानी कठोर मिट्टी का बना है। बरसात में भी उफनती यमुना हजारों वर्षों से इसे उजाड़ फेंकने का प्रयास करती रही, किंतु यह अब भी सलामत है। इस पत्थरी कठोर घाट ने यमुना को धनुषाकार मोड़ दिया है। यहां से ही मुड़कर करमुठा घाट की ओर चली जाती हैं। नदी तट पर कई शिलाएं पड़ी हुई हैं, इस पर बैठकर कपड़े धोए हैं। तो ये था पुस्तक का कुछ अंश। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।